Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept of Indian Contact Act. In the last previous class of Indian Contact Act, we have discussed about communication, acceptance and revocation and proposal and how कम्युनिकेशन जो है कब कंप्लीट होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सेक्शन 3 और 4 अच्छे से डिस्कशन मैंने करवा दिया था। उससे पहले हम एक्सेप्टेंस और प्रपोजल को भी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा है सेक्शन 5 से रिलेटेड। अगर आपके पास वेयर एक्ट नहीं है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप वेयर एक्ट अपने पास लेकर बैठिए। अदरवाइज क्या है कि आप जो किसी भी एग्जाम की तैयारी ढंग से नहीं कर पाओगे। विदाउट वेयर एक्ट कुछ नहीं होता। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपके अच्छे मार्क्स आए प्री में एज वेल एज मेंस में, तो इसके एक एक इलस्ट्रेशंस वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक इलस्ट्रेशन हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डिटेल में डिस्कस करनी होगी। अगर एक भी इलस्ट्रेशन छूट जाता है और वही इलस्ट्रेशन एग्जाम में आ गया तो फिर मार्क्स तो हमारे कट ही जाएंगे। तो क्यों ना हम उसको पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से कवर कर ले। अगर हमें एक बार में समझ नहीं आ रहा तो हम दोबारा करें, दोबारा नहीं आ रहा तो तीसरी बार करें, तीसरी बार नहीं आ रहा चौथी बार करें। अगर आपने कुछ करने की ठान ली है तो आप कंटिन्यू करते रहिए उस चीज को। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 5। सेक्शन 5 कहता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। अब रिवोक कैसे होगा? कोई एक्सेप्टेंस और प्रपोजल हो चुका है, उसको रिवोक कैसे करोगे? A proposal may be revoked at any time before the communication of acceptance. मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, उसने प्रपोजल भेजा रजिस्टर्ड पोस्ट से, पोस्ट बी ने उसको एक्सेप्ट किया और उसी पोस्ट से भेज दिया। कह रहा है कि अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड। इस प्रपोजल को जो इसने भेजा था यहां पर, ये अब तो एक्सेप्ट हो चुका है, लेकिन एक्सेप्ट होने से पहले ही मान लो ए जो है रिवोकेशन के लिए भेज देता है, रिवोकेशन का भेज देता है। ठीक है, प्रपोजल बी तक पहुंच गया, कम्युनिकेट हो चुका है। बी ने अभी तक एक्सेप्टेंस अपना रजिस्टर्ड पोस्ट से यानी कि इन द पुट ऑफ ट्रांसमिशन नहीं किया, किसी भी तरीके से उसे आगे एक्सेप्टेंस को भेजा नहीं है। और रिवोकेशन का लेटर पहले पहुंच जाता है, रिवोकेशन का मेल पहले पहुंच जाता है और एक्सेप्टेंस करने से पहले ही अगर रिवोकेशन जो है सामने वाली पार्टी तक पहुंच गया तो ये क्या माना जाएगा? रिवोकेशन माना जाएगा अगेंस्ट द प्रपोजल। जो फर्स्ट क्लॉज है फिफ्थ का, फर्स्ट जो पैरा है, पैरा फर्स्ट, वो कह रहा है कि एज अगेंस्ट द प्रपोजल है, एज अगेंस्ट द प्रपोजल। ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया ये एज अगेंस्ट द प्रपोजल है कि प्रपोजल ने फिर रिवोकेशन का भेज दिया, बी ने अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो इसका मतलब वो रिवोक हो गया। ए की तरफ से वो रिवोक है। ए अगर अब उसे कंटिन्यू करना चाहे तो कंटिन्यू कर नहीं सकता उस प्रपोजल को, दोबारा से उसे री-प्रपोजल भेजना पड़ेगा। री-प्रपोजल भेजेगा तभी जाके दोबारा से उसकी एक्सेप्टेंस आएगी, दोबारा से फिर वो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म ले सकता है। सेकंड कह रहा है कि एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। अब सेकंड ये पैरा कह रहा है कि एज अगेंस्ट प्रपोजल की एक्सेप्टर की बात हो रही है। ये हमने देखा, इसने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद इसने अपनी तरफ से भेज दिया, बट ये अभी तक रास्ते में ये यहां तक नहीं पहुंचा, ए तक नहीं पहुंचा। इतने में बी ने क्या किया? एक रिवोकेशन का यहां से लेटर सेंड कर दिया या मेल कर दी। ये तो इसने बाय पोस्ट भेजा है, अब इसने फटाफट से मेल कर दिया, वो मेल जो है फटाफट पहुंच गई है, तो ये उसका रिवोकेशन हो चुका है। अभी तक ये कम्युनिकेट नहीं हुआ, अब ये मेल पहुंच गई, उसके बाद क्या है ये वाला पोस्ट पहुंचता है तो क्या होगा? क्या वो प्रपोजल को एक्सेप्टेंस माना जाएगा या रिवोकेशन माना जाएगा? देखिए ये पहले पहुंचा है, ये लेट पहुंचा है, तो ये रिवोकेशन फर्स्ट में माना जाएगा। तो यही इसका मेन क्रक्स है जो मैंने बता दिया। उसके बाद लास्ट एक पॉइंट है इसमें, हर दोनों पैरा में वर्ड नॉट आफ्टर वर्ड। इसके बाद कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि उसके बाद आप जो है किसी भी प्रकार से कोई रिवोक करवा सको। तो यही मेन क्रक्स है इस सेक्शन का कि अगर प्रपोजल के अगेंस्ट की बात आ रही है, जब प्रपोजल ने भेजा,
भेज दिया बट एक्सेप्टेंस से पहले, बट बिफोर एक्सेप्टेंस अगर रिवोक कर देता है तो रिवोकेशन माना जाएगा। अगर एक्सेप्ट कर लिए, अगर मान लो उसने एक्सेप्ट कर लिया है और भेज दिया है लेकिन कम्युनिकेट नहीं हुआ है, यहाँ तक पहुंचा नहीं है, कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब रिवोकेशन फिर से फॉलो करेगा। इसके कुछ एग्जांपल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल मस्ट है, कोई भी एग्जांपल आप नहीं छोड़ोगे, इलस्ट्रेशंस ऑलवेज इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, इंडियन एविडेंस एक्ट के और आईपीसी के इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के रिगार्डिंग सीआरपीसी में भी कुछ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चार्ज के कंसेप्ट में, वो भी कंसर्न में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल है ए प्रपोजेस बाय लेटर, कह रहा है ए ने प्रपोजल भेजा बाय लेटर, लेटर से भेज दिया गया, टू सेल हिज हाउस, अपना घर बेचने के लिए, किसी भी काम के लिए। बी ने एक्सेप्ट कर लिया, बी ने अब एक्सेप्ट कर लिया और बाय पोस्ट भेज भी दिया, ठीक है। ए में रिवोक हिज प्रपोजल एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन बी पोस्ट, जब तक बी ने पोस्ट नहीं किया था, यानी कि जब इस स्टेज पे था, तब तक अगर ए अपना रिवोकेशन का प्रपोजल, रिवोक का प्रपोजल भेज देता है, किसी में प्रपोजल अपना भेजा, रिवोक करना चाहता हूं, तो वो माना जाएगा। व्हेन बी पोस्ट हिज लेटर, कहता है जब बी ने पोस्ट कर दिया लेटर उसके बाद ये रिवोक नहीं माना जाएगा, ये मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में समझा दिया था। फिर कहता है बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन द लेटर कम्युनिकेट इट, क्या बी रिवोक तब कर सकता है जब वो कम्युनिकेट ना हुआ हो, बट नॉट आफ्टरवर्ड, उसके बाद नहीं कर सकता। वही चीज है जो मैंने आपको बता दी थी। अब एक बात आती है कि मान लीजिए रिवोकेशन और एक्सेप्टेंस सेम पोस्ट से भेजा, इसी पोस्ट से तो बी ने एक्सेप्टेंस भेज दिया, इसी से रिवोक भेज दिया, दोनों साथ भेज दिया है, तो दोनों में दोनों साथ ही पहुंचते हैं। मान लो 8 बजे शाम को दोनों साथ पहुंच रहे हैं, तो क्या होगा उस कंडीशन में, आप क्या करोगे? जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो रिवोकेशन प्रिवेल, लाइन लिख लीजिए, इफ रिवोकेशन एंड acceptance at the same time, then रिवोकेशन प्रिवेल्स, रिवोकेशन प्रिवेल करेगा, रिवोकेशन जो है प्रेफरेंस पे होगा। ये आपका कंसेप्ट है रिवोकेशन के रिगार्डिंग, वो मैं आज आपको करवा चुकी हूँ। अब नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 6। सेक्शन 6 बात करता है रिवोकेशन हाउ मेड, सेक्शन 4 बात करता था कम्युनिकेशन 1 कंप्लीट। अब रिवोकेशन हाउ मेड, रिवोकेशन आप किस किस तरीके से कर सकते हो, कैसे रिवोकेशन हो जाएगा। देखिए जैसे आपने डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट हो जाता है, उसी प्रकार से मिलता जुलता सा कंसेप्ट ये है। ये कहता है सॉरी, a proposal is revoked by the communication of notice of revocation by the proposer to the other party। अब ये बात कर रहा है प्रपोजल की, कब रिवोक होगा? बाय नोटिस। फर्स्ट पॉइंट है इसका, बाय नोटिस के द्वारा हो जाएगा। by the lapse of time prescribed in such proposal for the so if no time is prescribed by lapse of the reasonable time without communication of the acceptance। कह रहे हैं कि अगर lapse of time, मान लो उसमें टाइम दिया हुआ था, आप जो है 10 दिन के अंदर कर सकते हो, बिफोर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट, 10 दिन का टाइम है, आपने एक्सेप्टेंस भेज दिया, फिर भी आपके पास 10 दिन का टाइम है, अभी तक कम्युनिकेट नहीं किया गया है। मान लो एक डेट फिक्स कर दी कि पर्टिकुलर 20 तारीख को ये सारे के सारे जो एक्सेप्टेंस आएंगे, जो प्रपोजल भेजा है उसकी एक्सेप्टेंस को आप देखेंगे, तो कह रहे हैं लैप्स ऑफ टाइम है, तो 10 दिन का टाइम दिया, तो उस टाइम के अंदर इफ नो टाइम प्रिस्क्राइब्ड, अगर कोई टाइम नहीं है, नो टाइम प्रिस्क्राइब्ड, देन नॉर्मली क्या होता है? रीजनेबल टाइम होता है, कोई भी रीजनेबल टाइम है, 10 दिन है, 5 दिन है, जो भी जैसे लगे, तो रीजनेबल टाइम जो है उसके संदर्भ में हो जाएगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टेंस टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट,
मान लो एक्सेप्टेंसर को कोई कंडीशन थी, कंडीशन प्रेसिडेंट रखी थी, पहले ही रखी थी कि आप जो है उस पर टाइम रख दिया कि आप अगर 10 दिन में एक्सेप्ट कर लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज आपका ये माना जाएगा कि आपकी तरफ से कोई भी एक्सेप्टेंस का कोई जवाब नहीं है। कंडीशन प्रेसिडेंट जो है नॉट फॉलोड बाय एक्सेप्टर, एक्सेप्टर ने फॉलो नहीं की बाय द एक्सेप्टर, जब एक्सेप्टर ने फॉलो नहीं किया तो इस मामले में भी वो रिवोक माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट कहता है बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजल, जिसने प्रपोज किया था उसकी क्या होगी, डेथ, या तो डेथ हो गई है या इंसैनिटी आ गई है, इंसैनिटी हो गई है, तो उस मामले में दिवालियापन हो गया है। उस मामले में if the facts of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance, अगर एक्सेप्टेंस से पहले नॉलेज हो जानी चाहिए एक्सेप्टर को बिफोर एक्सेप्टेंस, अगर बिफोर एक्सेप्टेंस नॉलेज हो जाती है कि उसने मेरे को प्रपोजल भेजा गाड़ी बेचने के लिए, उसकी डेथ हो चुकी है, मैं उसके जो है उस पे फ्यूनरल पे भी गया हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अगर आप ऐसा कुछ कहते हो तो वो क्या एक तरीके से फ्रॉड की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 6। सेक्शन 7 मैं पहले ही करवा चुकी हूँ डिटेल में, जिसने एक्सेप्टेंस वाला चैप्टर वो वीडियो नहीं सुनाया था वहां जाकर वीडियो सुन लीजिए, एक्सेप्टेंस का प्लेलिस्ट में जाइए कॉन्टैक्ट एक्ट का, और उसमें आपको एक्सेप्टेंस के ऊपर डिटेल में डिस्कशन मिल जाएगा, तो आप वो सेक्शन 7 वहां से करिए। सेक्शन 8 कहता है, अब ये सेक्शन 7 मैंने वहां करवा दिया तो सेक्शन 8 नहीं करवाया था। सेक्शन 8 कहता है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसीडरेशन, कह रहा है कि या तो आपने एक्सेप्टेंस किया, एक्सेप्टेंस है आपका, या तो आपने परफॉर्मिंग कंडीशन कर लिया, जो भी कंडीशन थी उसको परफॉर्म कर दिया, या मान लीजिए आपने रिसीव कर लिया कंसीडरेशन। ये कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसीडरेशन फॉर रेसिप्रोकल प्रॉमिस व्हिच मे बी ऑफर्ड विद द प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस टू प्रपोजल। ये कब माना जाएगा कि मान लीजिए कोई कंडीशन थी, अगर आपने वो परफॉर्म कर ली, जो मैंने बताया 10 दिन के अंदर आपने जवाब देना है, अगर वो जवाब दे दिया तो एक्सेप्टेंस है। अगर ऐसा कोई कंडीशन आपने जवाब नहीं दिया लेकिन आपने मान लो कार खरीदी थी, उसके बदले में आपने पेमेंट भेज दी और वो पेमेंट रिसीव हो चुकी है प्रपोजल के द्वारा, तो ये माना जाएगा कि आपका जो एक्सेप्टेंस है हो चुका है। इसके रिगार्डिंग आप ये केस भी नीचे देख लीजिए, जनरल ऑफर के रिगार्डिंग बेयर एक्ट में ही है। द डिफेंडेंट कंपनी एडवर्टाइज दैट दे वुड पे पाउंड, ये मैंने आपको करवा चुकी हूँ ये केस। इसमें क्या है कि कंडीशन थी कि जो टैबलेट है उस टैबलेट को लेगा, और जनरल ऑफर था उस टैबलेट को, इन्फ्लुएंजा की कोई टैबलेट थी जो अपने पर वो उसका एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसको 1000 पाउंड मिलेंगे। तो इसके रिगार्डिंग ये था। इसमें क्या था, हालांकि कोई नोटिस नहीं दिया गया था लेकिन एक्सेप्टेंस हुआ था, क्योंकि उसमें कंडीशन ही ये थी कि जो इन्फ्लुएंजा की टेबलेट है वो उसके ऊपर अप्लाई करेगा तब जाके जो है उसको 1000 पाउंड मिलेगा। फिर है 9th प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। जो प्रोमिस होते हैं वो एक्सप्रेस फॉर्म में भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड फॉर्म में भी हो सकते हैं। Insofar as the proposal of acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express, implied, दोनों हो सकता है। इसके लिए एक केस है, ये मैंने पहले भी करवाया, एक्टन रूरल वर्सेस पावेल। ये कही गई थी कि एक्सेप्टेंस प्रोमिस की बात हो रही है यहाँ पे। प्रोमिस जो होते हैं कैन बी, मस्ट बी नहीं, कैन बी, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का कंसेप्ट प्रोमिस तक। हमने चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे, जो है कॉन्टेक्ट के बारे में कि वॉइडेबल कॉन्टेक्ट कब होगा, क्या कंपिटेंसी होती है कॉन्टेक्ट करने के लिए, कुछ एक कंडीशन है वो मैं डिस्कस करेंगे, वेयर लैंग्वेज से करवाऊंगी मैं। और अगर मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट कोई कंसेप्ट है तो उसको मैं बोर्ड पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके अलावा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस में आपको डिस्कस करवाऊंगी। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे जरूर बताइए। अगर आपके कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे दीजिए कि मैं किस प्रकार से फर्दर आपकी तैयारी को इम्प्रूवमेंट करवा सकती हूँ। कोरोना के इस काल में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।